हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑलिव बोर्ड। माई सेल्फ पूजा और हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स। काफ़ी खास होते हैं वीकली करंट अफेयर्स क्योंकि आपका रिवीजन भी हो जाता है और आपको कई सारे नए क्वेश्चन सीखने को भी मिलते हैं। ठीक है, तो क्विक रिवीजन के लिए हम यहाँ पर कुछ सेगमेंट्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं 21 जनवरी से लेकर 27 जनवरी के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर हमें डिस्कशन करना है इंपॉर्टेंट डेज। इस पूरे वीक में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज थे, उनकी थीम क्या थी, वो हम देखेंगे। सेकंड, हम डिस्कस करेंगे अगर इस हफ्ते जो भी इंपॉर्टेंट अवार्ड अनाउंस हुए हैं तो अवार्ड्स पे डिस्कशन करेंगे। इस पूरे वीक में कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स की न्यूज़ है तो स्पोर्ट्स की न्यूज़ देख लेंगे। एंड थर्ड नंबर पे हम डिफेंस की बात कर लेंगे। तो आज मैंने 3 सेगमेंट इंक्लूड किए हैं हमारे वीकली करंट अफेयर्स में, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस एंड इंपॉर्टेंट डेज। इसके बाद फाइनली आएगा आपका क्विज, तो आप लोग क्विज अटेंड कीजिएगा। टोटल 20 क्वेश्चंस का क्विज है। 20 क्वेश्चन में से आपका स्कोर क्या होता है आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन ऑफ द डे भी होगा और क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर भी आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। आज मैक्सिमम क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट बेस्ड है। अगर आपने डेली करंट अफेयर्स डिटेल में देखा होगा तो ही आप इन क्वेश्चंस के आंसर कर पा रहे होंगे। क्लियर है। अब बात करेंगे इस क्लास के करंट अफेयर्स की, वीकली करंट अफेयर्स की पीडीएफ के बारे में। तो पीडीएफ के लिए आपको एक टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करना है। डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगी आपको। करंट अफेयर्स विद पूजा मैम सर्च करेंगे तो भी आप मेरे टेलीग्राम पे पहुंच जाएंगे। वहां से आपको डेली करंट अफेयर्स एंड वीकली करंट अफेयर्स की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। आप इजीली उसको डाउनलोड कर सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आइए हम बात करेंगे सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेज के बारे में। 21 जनवरी से 27 जनवरी तक हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज सेलिब्रेट किए हैं। तो पहला है स्टेटहुड डे, राज्यों की स्थापना का दिवस। कौन कौन से स्टेट है देखेंगे, त्रिपुरा, मेघालय एंड मणिपुर। तो हमने 21 जनवरी को 3 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का 52 नंबर का स्टेटहुड डे सेलिब्रेट किया। 52वें नंबर का स्थापना दिवस था 3 राज्यों का। कौन कौन से, त्रिपुरा, मेघालय एंड मणिपुर। ठीक है, 1971 के एक्ट के बाद 1972 में इन स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था। 23 जनवरी का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 23 जनवरी से ही शुरुआत होती है आपके रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशन की। ठीक है, 23 जनवरी को होता है पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस बेसिकली बर्थ एनिवर्सरी होती है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की। ठीक है, पराक्रम दिवस हम सिंस 2021 सेलिब्रेट कर रहे हैं। 2021 से हम इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, ये बर्थ एनिवर्सरी, तो हम 2021 से इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, पराक्रम दिवस। नेक्स्ट है 24 जनवरी। 24 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। इंपॉर्टेंट दिन है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। बेसिकली 2008 में मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने इसकी शुरुआत की थी। अब नेशनल गर्ल चाइल्ड के दिन कई सारे कंपटीशन कराए गए। पेंटिंग कंपटीशन था और जिसकी थीम क्या थी यहाँ पर, मेरे विकसित भारत का सपना। मेरे विकसित भारत का सपना। 24 जनवरी को एक और इम्पॉर्टेंट डे था, वो क्या था, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। ठीक है, शिक्षा और गर्ल्स तो दोनों साथ में, तो इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन में 24 जनवरी को था। ठीक है, 2018 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था जिसके बाद इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन की शुरुआत हुई थी। थीम क्या थी, लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस। लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस। नेक्स्ट 25 जनवरी, 2 इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट करते हैं। वोट डालिए और घूमने जाइए। ठीक है, 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि 25 जनवरी को 1950 में इलेक्शन कमीशन का फॉर्मेशन हुआ था। पहली बार हमने नेशनल वोटर्स डे 2011 में सेलिब्रेट किया था। ठीक है, इस साल ये 14th एडिशन है। कौन सा एडिशन था ये, 14वें नंबर का संस्करण, 14th नंबर का एडिशन है। अब थीम क्या रही, तो थीम है नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर। नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर। ठीक है, अच्छा 25 जनवरी को नेशनल टूरिज्म डे भी था जिसकी थीम रही सस्टेनेबल जर्नी, टाइमलेस मेमोरीज। ओके, 26 जनवरी को तो रिपब्लिक डे था, सभी को पता है। 26 जनवरी को हमने रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जो कि 75th नंबर का एडिशन था। ठीक है, थीम क्या थी, विकसित भारत मतलब डेवलप्ड इंडिया, एंड भारत लोकतंत्र की मातृका मतलब इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी। ये हमारी 75th रिपब्लिक डे की थीम थी। इसके अलावा चीफ गेस्ट कौन थे, तो फ्रांस के प्रेसिडेंट एमेन्युअल मैक्रोन यहाँ पर चीफ गेस्ट थे।
26 जनवरी को हम इंटरनेशनल कस्टम डे भी सेलिब्रेट करते हैं। इंटरनेशनल कस्टम डे भी हम सेलिब्रेट करते हैं 26 जनवरी को। थीम थी कस्टम इंगेजिंग ट्रेडिशनल एंड न्यू पार्टनर विथ पर्पस। एंड अंत में आता है हमारा यहाँ पर स्पोर्ट्स का सेगमेंट। ठीक है, तो स्पोर्ट के सेगमेंट में सबसे पहले हम बात करते हैं जो भी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट की न्यूज़ इस पूरे वीक में थी। मैं ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन कुछ भी नहीं करूँगी, हम शॉर्ट में ही डिस्कस करेंगे, बिकॉज सारी न्यूज़ हमने डिटेल में ऑलरेडी डेली करंट अफेयर्स में डिस्कस की है। तो डेली करंट अफेयर्स देखना शुरू नहीं किया है तो आज से ही स्टार्ट कर देना। वीडियो अगर अच्छा लगता है, यूज़फुल लगता है, बेनिफिशियल लगता है अगर आपको, तो बिल्कुल इसे शेयर करें, और पहली बार चैनल पे आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल सके। तो स्पोर्ट सेगमेंट में सबसे पहले बात करेंगे हम खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में बातें होंगी। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था 6th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम। कहाँ पर? तमिलनाडु में। पहली बार किसी साउथ इंडियन स्टेट में हमारे नेशनल गेम्स हो रहे हैं। ठीक है, इस नेशनल गेम की अगर मैस्कॉट की बात करेंगे तो कौन थी? तो मैस्कॉट ऑफ द खेलो इंडिया यूथ गेम रही हैं वीरा मंगई। वीरा मंगई, जिन्हें रानी वेलु नचियार के नाम से भी जाना जाता है। इस बार 26 अलग अलग स्पोर्ट्स खेले जाएंगे, 26 अलग अलग प्रकार के खेलों को यहाँ पर खेला जाएगा। 19 से लेकर 31 जनवरी तक खेलो इंडिया यूथ गेम चल रहा है। 6 नंबर का एडिशन आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर एक डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा है मार्शल आर्ट ऑफ तमिलनाडु। ये आपको मार्शल आर्ट फॉर्म देखने को मिलेगा तमिलनाडु का, जिसका नाम है सिलम्बम। सिलम्बम, ठीक है, तो आपको ये मार्शल आर्ट याद रखना है जो कि तमिलनाडु से है। डन। खेलो इंडिया की शुरुआत कब होती है? तो 2018 में होती है। खेलो इंडिया यूथ गेम, यूनिवर्सिटी गेम, विंटर गेम और पैरा गेम्स खेले जाते हैं, और लास्ट ईयर ही पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स को खेला गया था। नेक्स्ट है आईसीसी अंडर-19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप। तो ये होस्ट कर रहा है साउथ अफ्रीका 2024 में। अगर आप देखेंगे तो आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप होस्ट कर रहा है साउथ अफ्रीका। इनकी शुरुआत हो चुकी है 19 जनवरी से 11 फेब के बीच में। ठीक है, 50 ओवर का टूर्नामेंट होगा और 16 टीम पार्टिसिपेट करेंगी। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है अबाउट द आईसीसी, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट है आईसीसी अवार्ड 2023। हम बीसीसीआई अवार्ड भी देखेंगे और एक बार आईसीसी अवार्ड्स को भी देखेंगे। तो सबसे पहली बात करते हैं यहाँ पर आईसीसी अवार्ड में सबसे पहले आता है आपका मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर। तो इस ट्रॉफी का अपना एक और नाम है जिसे हम सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी के नाम से जानते हैं। तो सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी मतलब आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर पैट कमिंस रहे हैं। नेक्स्ट है आपका आईसीसी वीमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर, जिसे हम रचेल हाइहो फ्लिंट ट्रॉफी के नाम से जानते हैं, और ये सेकेंड टाइम कौन रहा है? इंग्लैंड की ऑलराउंडर क्रिकेटर है जिनका नाम है नेट सीवियर ब्रंट। ये रही हैं इंग्लैंड से। नेक्स्ट है आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर ट्रॉफी। तो ये ट्रॉफी किससे मिली है? विराट कोहली को मिली है, और चौथी बार विराट कोहली इस टाइटल को जीत रहे हैं। नेक्स्ट है आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर उस्मान ख्वाजा, जो कि आपको देखने को मिलेंगे पिक्चर में, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। आईसीसी वीमेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर की ट्रॉफी किसे मिली है? श्रीलंका की क्रिकेटर है, आप पिक्चर में देख सकते हैं, श्रीलंका से बिलोंग करती हैं, जिनका नाम है चामरी अथापत्थु। नेक्स्ट है आईसीसी मेंस टी20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये किसे दिया है? सेकेंड टाइम दिया गया है सूर्य कुमार यादव को, सूर्य कुमार यादव। फिर हमने देखा था वीमेंस टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर ट्रॉफी किसे मिला? ये मैथ्यू, जो कि वेस्ट इंडीज के प्लेयर है। आईसीसी मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे मिला है? आरआर मतलब रचिन रविंद्र को मिला था, जो कि न्यूजीलैंड से बिलोंग करते थे। वहीं आईसीसी वीमेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर की ट्रॉफी किसे मिली थी? लिचफील्ड को मिली थी, जो कि ऑस्ट्रेलिया से है। अब अगला नाम जो मैं बताने वाली हूँ वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैं बात कर रही हूँ डेविड सेफर्ड ट्रॉफी के बारे में, जो कि आईसीसी एम्पायर ऑफ द ईयर होती है। ये ट्रॉफी थर्ड टाइम दी जा रही है इन एम्पायर को, जो कि इंग्लैंड से है। इनका नाम है रिचर्ड इलिंगबर्थ। तो आपको, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, आपको जो 5 नाम याद रखने हैं वो वापस से मैं बता देती हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी के बारे में याद रखना है, रचेल हाइहो फ्लिंट ट्रॉफी के बारे में याद रखना है, ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर आपको याद रखना है, फिर टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर आपको याद रखना है। इसके बाद आपको याद रखना है डेविड सेफर्ड ट्रॉफी। जब इतना याद हो जाए तो रिमेनिंग को याद करने की कोशिश करना, लेकिन ये 5 नाम तो आपको याद रखने ही रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पर स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स के बारे में, जो कि हमेशा से बार्सिलोना में होता था। इसकी वेन्यू को चेंज किया गया है क्योंकि एक नया ट्रैक तैयार हो गया है मैड्रिड में, और 2026 से
स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स कहाँ होगा? मैड्रिड में होगा। 2026 से 2035 तक, 2026 से 2035 तक स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स कहाँ होगा? मैड्रिड में होगा। ठीक है, मैड्रिड जो कि स्पेन की कैपिटल भी है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया ओपन 2024 के बारे में। तो इंडिया ओपन 2024 रिसेंटली कंक्लूड हुए थे। सबसे पहले मेन सिंगल, तो मेन सिंगल का टाइटल जीता है सी यू क्यू ने, जो कि रिपब्लिक ऑफ चाइना से है। अगर हम वीमेन सिंगल की बात करते हैं तो ये टाइटल जीता है ताई जियो यंग ने, जो कि चाइनीज ताइपे से बिलोंग करती हैं, पिक्चर में दिखाई दे रही हैं। अब यहाँ पे अगर डबल पेयर की बात करते हैं तो डबल पेयर के फाइनल में गई थी हमारे इंडिया का एक पेयर, जो कि सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी का, लेकिन इन्होंने सिल्वर जीता है क्योंकि ये हार गए थे किससे? रिपब्लिक ऑफ कोरिया की टीम से। ठीक है, नेक्स्ट है एशियन मैराथन चैंपियनशिप 2024। ये जो एशियन मैराथन चैंपियनशिप 2024 है, इसमें हमें गोल्ड मेडल मिला है और ये टाइटल जीता है मान सिंह ने, और मान सिंह सेकेंड इंडियन बन गए हैं जिन्होंने इस टाइटल को लिफ्ट किया है, इस ट्रॉफी को लिफ्ट किया है। इसके पहले गोपी थोराकल, जो कि पहले इंडियन पर्सन रहे हैं जिन्होंने एशियन मैराथन चैंपियनशिप टाइटल को अपने नाम किया है 2017 में। तो मान सिंह का नाम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है बीसीसीआई अवार्ड्स के बारे में बात करेंगे। तो इन अवार्ड्स में सबसे इंपॉर्टेंट है बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर अवार्ड, जिसे हम पॉली उमिरगर अवार्ड भी कहते हैं फॉर द बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर। किसे मिला है? यहाँ पर आप देख सकते हैं शुभमन गिल को मिला है, शुभमन गिल मेंस कैटेगरी में। अगर हम वीमेंस कैटेगरी में बात करेंगे तो बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर वीमेन दीप्ति शर्मा, ये दीप्ति शर्मा है, इनको दिया है। बेस्ट एम्पायर अवार्ड रोहन पंडित को, बेस्ट एम्पायर अवार्ड रोहन पंडित। ठीक है, बेस्ट क्रिकेट एसोसिएशन अवार्ड स्वराष्ट्र को मिला है बाय द बीसीसीआई, और सीके नायडू ट्रॉफी फॉर द लाइफ टाइम अचीवमेंट दो लोगों को मिला है, एक तो रवि शास्त्री जी हैं एंड सेकेंड है फारूक इंजीनियर। तो ये नाम आपको याद रखने हैं। मैंने बाकी सारे नाम हटा ही दिए, जो इंपॉर्टेंट है बस वही आपके लिए रखा है। इसके अलावा देखेंगे आईपीएल। तो आईपीएल की स्पॉन्सरशिप वापस से जीत ली है टाटा ग्रुप ने 2500 करोड़ रुपीज़ में 5 ईयर के लिए। मतलब आईपीएल की स्पॉन्सरशिप टाटा के पास होगी कब से कब तक? 2024 से 2028 तक, 2024 से 2028 तक। ठीक है, अगले हमारे पास एक रेसलर है हमारे जिनका नाम है रवि कुमार दाहिया, और रवि कुमार दाहिया ने ब्रोंज मेडल जीता है फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स में। अब इनका नाम भी मैंने कहा था आपको याद रखना है, कौन है ये? सीरजा अकूला। इन्होंने अभी फर्स्ट ग्लोबल टेबल टेनिस टाइटल जीता है अपना WTT फीडर कॉर्पस क्रिस्टी कप, जो कि टेक्सास में हुआ था। क्लियर? आइए अब हम बात करते हैं कुछ और नॉर्मल अवार्ड्स के बारे में। तो हमने स्पोर्ट कैटेगरी ही डिस्कस की, अब यहाँ पे कुछ और इम्पॉर्टेंट अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। सबसे पहले विंग्स इंडिया 2024 अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड 2 एयरपोर्ट को मिला है, एक है कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु एंड सेकेंड है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड दिया गया है। क्लियर है? ये सेरेमनी कहाँ हुई थी? हैदराबाद में हुई थी। मुंबई एयरपोर्ट को इनोवेशन कैटेगरी में भी अवार्ड मिला है, वहीं दिल्ली एयरपोर्ट को सस्टेनेबिलिटी चैंपियनशिप कैटेगरी में भी अवार्ड मिला है। बेस्ट एयरलाइन ऑफ द ईयर अवार्ड कौन सा है? विस्तारा एयरलाइंस है। इंटरनेशनल कनेक्टिविटी के लिए एयर इंडिया है, डोमेस्टिक कनेक्टिविटी के लिए इंडिगो है, वहीं रीजनल कनेक्टिविटी के लिए अलायंस एयर है, और बेस्ट कार्गो सर्विसेज के लिए स्काईवेज को ये अवार्ड दिया गया है। अगर स्टेट चैंपियन अवार्ड देखेंगे तो उत्तर प्रदेश है, एंड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? फॉर्मर MD ऑफ ब्लू डार्ट, जिनका नाम है तुलसी एन मिर्चंदनी। ठीक है, बस इतनी बातें आपको याद रखनी है। इस इवेंट को किसने ऑर्गेनाइज किया था? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड फिक्की। ठीक है, चलिए अब आलिया भट्ट है ये, और एक फर्स्ट फीमेल एक्ट्रेस बन गई हैं इंडिया से जिन्हें सऊदी अरेबिया में जॉय अवार्ड मिला है। तो जॉय अवार्ड पाने वाली फर्स्ट इंडियन वीमेन कौन बन गई है? एक्ट्रेस आलिया भट्ट। ठीक है, इसके पहले अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान को भी अवार्ड मिल चुका है। नेक्स्ट है भारत रत्न अवार्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अवार्ड। ठीक है, 1954 में इन अवार्ड की शुरुआत होती है और 2024 का भारत रत्न अवार्ड दिया जा रहा है फॉर्मर बिहार CM कर्पूरी ठाकुर को। कर्पूरी ठाकुर जी को 2024 का भारत रत्न सम्मान दिया जा रहा है। ये 2 बार CM रहे हैं बिहार के और एक बार डिप्टी CM भी रहे हैं बिहार के। इन्हें जन नायक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, 1970 से 1971 तक फर्स्ट टाइम, एंड सेकेंड टाइम 1977 से 1979 तक सेकेंड टाइम ये बिहार के मुख्यमंत्री मतलब CM रहे हैं। क्लियर है इतनी चीज़ें? ओके,
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ये लिस्ट आपको मिल जाएगी, अभी इसमें शो नहीं हो रही। ओके, नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 23 जनवरी को दिए गए थे। ठीक है, बेसिकली इन अवार्ड को जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट में अच्छा काम करता है उस इंडिविजुअल व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है। इंडिविजुअल के लिए प्राइज मनी 5 लाख रुपीज़ है, इंस्टीट्यूट के लिए प्राइज मनी 51 लाख रुपीज़ है। और ये अवार्ड किसे दिया गया है? 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को दिया है, जिसका फॉर्मेशन 1942 में हुआ था। फिर रिसेंटली पद्म अवार्ड भी अनाउंस किए गए थे 2024 के लिए। आप सभी को पता है पद्म अवार्ड की शुरुआत भी 1954 में हुई थी। पद्म अवार्ड 3 कैटेगरी में होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। पद्म विभूषण कितनों को दिया है? तो 5 लोगों को मिलेगा आपका पद्म विभूषण अवार्ड। ठीक है, पद्म विभूषण कितने लोगों को है? 5 लोगों को। पद्म भूषण 17, पद्मश्री अवार्ड 110 लोगों को है। 30 इनमें वीमेंस है, 8% है जो फॉरेनर या एनआरआई है, एंड 9% ऐसे हैं जिनको पोस्टमसली मतलब आफ्टर डेथ, देहांत के उपरांत अवार्ड दिए जा रहे हैं। तो जैसा कि मैंने कहा था अलग से वीडियो बनाऊंगी, तो अभी मैं केवल पद्म विभूषण के बारे में बता देती हूँ। 5 पर्सन है, 3 आर्ट कैटेगरी से हैं, एक पब्लिक अफेयर से है और एक सोशल वर्क से है। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे आर्ट कैटेगरी में ये है वैजंती माला, जो कि आर्ट कैटेगरी से तमिलनाडु से है। ये कौन है? चिरंजीवी, के चिरंजीवी आर्ट कैटेगरी से हैं, एक्टर हैं, आंध्र प्रदेश से हैं। नेक्स्ट है पद्मा सुब्रमण्यम, जो कि भरतनाट्यम डांसर हैं, आर्ट कैटेगरी से तमिलनाडु से। फिर हमारी कंट्री के 13 नंबर के वाइस प्रेसिडेंट हैं एम वेंकैया नायडू, जो कि पब्लिक अफेयर्स से आंध्र प्रदेश से हैं। और वहीं बात करेंगे श्री विंदेश्वर पाठक, जिन्होंने जो कि फाउंडर हैं सुलभ इंटरनेशनल के। इन्हें सोशल वर्क के लिए पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है, और इसके पहले इन्हें पद्म भूषण अवार्ड भी दिया जा चुका है, और बिहार राज्य से बिलोंग करते हैं, बिहार स्टेट से। क्लियर? अब यहाँ पर एक और रिकॉर्ड हमने बनाया है। ठीक है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वॉज क्रिएटेड आफ्टर 33,258 दियास। यहाँ पे 33,258 दियास को जलाकर शियावर रामचंद्र की जय को लिखा गया है। कहाँ पर? चंद्रपुर, महाराष्ट्र में। और ये पूरा काम गिनीज वर्ल्ड बुक में शामिल हो गया है। ठीक है, तो पूरे हफ्ते में ये अवार्ड जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने डिस्कस किए। आइए अब जो डिफेंस की न्यूज़ इम्पोर्टेंट थी वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट के बारे में। इंडियन एयरफोर्स, फ्रांस एयरफोर्स और यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की एयरफोर्स के बीच में एक्सरसाइज हुई है, जिसका नाम है एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट। इस एक्सरसाइज को इंडियन एयरफोर्स ने कंडक्ट किया था। कहाँ पर? अरेबियन सी में। कहाँ पर हुई है? अरेबियन सी में कंडक्ट हुआ है। इसके अलावा कुछ और एक्सरसाइज जो कि इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है, जैसे कि वरुण नेवल एक्सरसाइज है, गरुण एयर एक्सरसाइज है, शक्ति आर्मी एक्सरसाइज आपको इंडिया और फ्रांस के बीच में देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको एक्सरसाइज साइक्लोन के बारे में बताया था। साइक्लोन कहाँ आया था? इजिप्ट में। हाँ बिल्कुल, तो एक्सरसाइज साइक्लोन का सेकेंड एडिशन इंडिया और इजिप्ट की जॉइंट स्पेशल फोर्सेस के बीच में हुआ था, इजिप्ट में हुआ था। ठीक है, अगली एक्सरसाइज मैंने बताई थी एक्सरसाइज खंजर। तो एक्सरसाइज खंजर का 11th एडिशन हुआ था। एक्सरसाइज खंजर इंडिया और किर्गिस्तान की जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज है। कहाँ पर हुई थी? ये एक्सरसाइज हुई थी हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। सिंस 2011 ये एक्सरसाइज हो रही है। फिर नेटो की बिगेस्ट मिलिट्री ड्रिल के बारे में हमने डिस्कशन किया था, जो बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, नेटो की बिगेस्ट वॉर एक्सरसाइज है, जिसका नाम है स्टीड फास्ट डिफेंडर एक्सरसाइज, जिसमें सारी की सारी नेटो कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है, 31 नेटो कंट्रीज हैं, और स्वीडन को भी परमिशन दे दी गई है, अप्रूवल मिल गया है। तो 32 नंबर की जो कंट्री हो जाएगी नेटो की, नेटो का मेंबर हो जाएगा वो स्वीडन हो जाएगा, और 31 नंबर का जो मेंबर है नेटो का वो फिनलैंड है। क्लियर? तो ये सभी लोग मिलकर पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस एक्सरसाइज में। मैक्सिमम जो इनका एरिया है, मतलब वेन्यू की बात करें तो कई सारी कंट्री में होगा, लेकिन मैक्सिमम जो एक्सरसाइज का पोर्शन होगा वो जर्मनी में होगा। डन। 1959 में नेटो का फॉर्मेशन हुआ था। तो ये बातें हमें डिस्कस करनी थी। तो बेसिकली मैंने फटाफट से एकदम क्विक रिवीजन लिया है। कोई अगर ये देखने बैठा है वीकली और वो सोच रहा है कि बस वीकली मैं कर लूँगा तो बस हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा एग्जाम, तो बिल्कुल आप गलत हो। क्योंकि वीकली करेंट अफेयर से सारे सेगमेंट तो कवर होते नहीं है, सारी न्यूज़ कवर नहीं होती, बस जो इंपॉर्टेंट है वो भी अलग अलग कैटेगरी, जो इंपॉर्टेंट थी 3 इंपॉर्टेंट कैटेगरी वो मैंने बता दी। और आपको पता अभी तो कितनी सारी इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, नेशनल न्यूज़ है, स्टेट इंटरनेशनल न्यूज़ है, अपॉइंटमेंट्स हैं, बुक्स हैं, तो सारी चीज़ें एक बार में कवर नहीं हो सकते। तो हर बार मैं वीकली करंट अफेयर्स में कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट को आपको शॉर्ट में कवर करा देती हूँ, जिससे आपका एक क्विक रिवीजन हो जाता है। आइए हम देखेंगे क्विज। तो मैं बिल्कुल कहूँगी कि पूरी तरीके से वीकली करंट अफेयर्स पे डिपेंड मत रहना, डेली करंट अफेयर्स ज़रूर देखना। राइट? रेडी हो? पहला क्वेश्चन,
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ने रिसेंटली प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 19 स्टूडेंट को दिए हैं, 19 बच्चों को दिए हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द अवार्ड, ठीक है। इट इज अवॉर्डेड टू इंडियन सिटीजन चिल्ड्रन फॉर देयर एक्सेप्शनल अचीवमेंट, तो बिल्कुल इंडियन बच्चों को दिए जाते हैं जिन्होंने कुछ अचीवमेंट किया हो। ये जो अवार्ड है वो 10 से लेकर 18 ईयर ग्रुप के बच्चों को दिया जाता है, एज ग्रुप के बच्चों को दिया जाता है। अवार्ड 7 कैटेगरीज में आपको देखने को मिलेगा और मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट नोडल मिनिस्ट्री है इन अवार्ड्स के लिए। कौन सा स्टेटमेंट एकदम ही गलत है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि मैंने आपको बताया है ये जो एज ग्रुप है वो 5 से 18 है, ना कि 10 से 18, 5 से 18 है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल गलत हो जाएगा यहाँ पे, बाकी सब सही है। चलिए नेक्स्ट है ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी अलायंस के बारे में हम बात करते हैं। इट वॉज लॉन्च बाय द फ्रांस एट द 2024 जेंडर इक्वलिटी समिट। इसको फ्रांस ने 2024 में जेंडर इक्वलिटी समिट में लॉन्च किया था, ठीक है। इंडिया का नीति आयोग इंस्टीट्यूशनल पार्टनर है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम नेटवर्क पार्टनर है और इस पूरे अलायंस को सपोर्ट कर रहा है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर आपको बताना है इनकरेक्ट है? तो ये बात तो आपको पता होनी चाहिए कि बिल्कुल इसे सपोर्ट कर रहा है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। नेटवर्क पार्टनर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। इंस्टीट्यूशनल पार्टनर इन्वेस्ट इंडिया है, ना कि नीति आयोग है, इन्वेस्ट इंडिया है। और फ्रांस ने थोड़ी ना इसे लॉन्च किया है, इसे फ्रांस ने नहीं लॉन्च किया है, ये तो आपको पता है कि डेनमार्क और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में से लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा कि 1 और 2 स्टेटमेंट गलत है, 3rd and 4th स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। Which PSU has been awarded under the Financial Services Sector category at the ICAW Awards for Excellence in Financial Reporting for FY 22-23? तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए किस पब्लिक सेक्टर को अवार्ड दिया है? तो मैंने आपको बताया है REC, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट हर साल रिलीज की जाती है किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? आंसर हो जाएगा NGO प्रथम फाउंडेशन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। तो हिंदी पहली क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस इसको मिला था 2004 में, हिंदी को एज अ क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस दिया गया था 2004 में, ठीक है। 8 शेड्यूल हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जिसमें ऑफिशियल लैंग्वेज आपको मिल जाएंगे जिनकी संख्या 22 है। इंडिया टू इंक्लूड फारसी वन ऑफ द 9 क्लासिकल लैंग्वेज। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर बोला है कि आपको बताना है करेक्ट है? तो देखो बिल्कुल फारसी को आपको 9वें नंबर की क्लासिकल लैंग्वेज बना रहे हो, सही बात है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8 नंबर के कॉन्स्टिट्यूशन में आपको 8 नंबर के शेड्यूल में आपको 22 लैंग्वेज मिल जाएंगी, ये बात भी सही है। यहाँ पर 2004 में हमने तमिल को पहली क्लासिकल लैंग्वेज बनाया था, ना कि हिंदी को, मतलब पहला स्टेटमेंट गलत है, बाकी सब सही है, ठीक है। तो दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत है। डन। अब यहाँ पे बोला गया है कि MP लेड फंड के अंदर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनको हर साल कितना फंड अलॉट किया जाता है? सो आंसर हो जाएगा 5 करोड़ रुपीस अलॉट किए जाते हैं, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट है रिगार्डिंग द फाइनेंस कमीशन। चलिए, तो बोला गया है कि फाइनेंस कमीशन एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। अगला स्टेटमेंट है कि यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है क्रिएशन ऑफ 3 पोस्ट एट द लेवल ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी फॉर द 16 फाइनेंस कमीशन। दिसंबर 2023 में अनूप सिंह पांडे जी को सेक्रेटरी बनाया गया है 16 फाइनेंस कमीशन का, एंड 16 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन अरविंद पनगरिया है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो हमें पता है कि फाइनेंस कमीशन स्टैच्यूटरी बॉडी नहीं है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर द आर्टिकल 280। दूसरा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। अनूप सिंह पांडे को सेक्रेटरी नहीं बनाया गया है, ये स्टेटमेंट भी गलत है। अरविंद पनगरिया को चेयरमैन बनाया गया है, बिल्कुल सही है। तो दूसरा और चौथा स्टेटमेंट सही है, मतलब ओनली 2 स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है और 2 इनकरेक्ट है। 78 सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट कौन है, जो कि 5 डे के विजिट पे भी आए हुए थे इंडिया? तो आंसर हो जाएगा डेनिस फ्रांसिस, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है अबाउट द एक्सरसाइज खंजर। एक्सरसाइज खंजर एनुअल एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में होती है, ठीक है। 11th एडिशन इसका हिमाचल प्रदेश में हुआ, ठीक है। ये एक्सरसाइज सेम लोकेशन पे हर साल होती है, तो आपको पता है पहला सही है।
दूसरा भी सही है, तीसरा गलत है क्योंकि सेम लोकेशन पे हर साल एक्सरसाइज नहीं होती। ऑप्शन 1 एंड 2 करेक्ट है, थर्ड गलत है। आसाम ब्रेव हार्ट लचित बरफुकन, इस बुक को लॉन्च किया था अमित शाह ने। इस बुक के ऑथर कौन है? ऑथर है अरूप कुमार दत्त। ऑप्शन डी। Who was awarded the सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2024 इन द इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी? तो ये अवार्ड किसे मिला है? 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के बारे में यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट है। इस स्कीम का उद्देश्य प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी टू हाई इनकम इंडिविजुअल थ्रू सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन। टारगेट इस स्कीम का कि 1 करोड़ घरों को सोलर रूफटॉप कनेक्शन दिया जाएगा। नेक्स्ट है हाउस होल्ड कैन अर्न एडिशनल इनकम फॉर सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन अंडर दिस स्कीम। अगर यहाँ पे जिन घरों के ऊपर सोलर पैनल लगाए हैं वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, अपने घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके अलावा अगर सरप्लस ज़्यादा एडिशनल इलेक्ट्रिसिटी बचती है तो उसको वो बेच के कमा सकते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट आप देखो सही है, तीसरा स्टेटमेंट भी सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये हाई इनकम के लिए नहीं है, पुअर इनकम के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है करेक्ट कौन सा है? दूसरा और तीसरा करेक्ट है, मतलब ऑप्शन बी। ठीक है, इतनी चीजें, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वर्ल्ड की पहली मलेरिया वैक्सीन प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन किसने लॉन्च की है? तो अफ्रीकन कंट्री है जिसका नाम है कैमरून। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। साइक्लोन एक्सरसाइज के बारे में कुछ स्टेटमेंट में है। पहला स्टेटमेंट है कि साइक्लोन एक्सरसाइज इंडिया और इजिप्ट के बीच में कंडक्ट होती है। ठीक है। 2024 में सेकेंड एडिशन हुआ एक्सरसाइज का, ये बात भी ठीक है। 2024 में एक्सरसाइज कंडक्ट हुई है मेघालय, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि मेघालय नहीं, हिमाचल प्रदेश में हुई है, सॉरी इजिप्ट में हो रही है। कहाँ हो रही है एक्सरसाइज? साइक्लोन एक्सरसाइज इजिप्ट में हो रही है। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है, पहला और दूसरा सही है। तो केवल 2 स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, इन जनवरी 2024 यूनियन गवर्नमेंट अपॉइंटेड ब्लैंक चीफ जस्टिस प्रसन्ना वी बराले एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो रिसेंटली 34th नंबर के सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस प्रसन्ना बन गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में जज बनने से पहले ये किस हाई कोर्ट में थे? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर कर्नाटका हाई कोर्ट। ऑप्शन बी। चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कर्पूरी ठाकुर, जिन्हें रिसेंटली भारत रत्न अवार्ड अनाउंस किया गया है। तो इन्होंने बिहार के चीफ मिनिस्टर की तरह 3 बार सर्व किया है। ही इज़ द 47th पर्सन जिन्हें भारत रत्न अवार्ड दिया जा रहा है। इन्होंने बिहार के चीफ मिनिस्टर के रूप में 1977 से 1979 तक काम किया है। भारत रत्न अवार्ड 1954 में इंस्टीट्यूट किए गए थे। तो आपको पता है कि भारत रत्न अवार्ड 1954 में इंस्टीट्यूट किए गए थे। बिहार के चीफ मिनिस्टर ये 2 बार रहे हैं, ना कि 3 बार रहे हैं। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। और अगर बात करें तो 49th नंबर के पर्सन है, ना कि 49 नंबर के पर्सन है जिनको भारत रत्न दिया जा रहा है। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट तो गलत है, नीचे के 2 स्टेटमेंट सही हैं। तो बोला है कि हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर इनकरेक्ट, तो 2 स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरी पुरुषोत्तम रुपाला हैज लॉन्च द प्रोजेक्ट ऑफ डिपॉजिटिंग आर्टिफिशियल रीफ इन द सी बेड इन द विझिंगम तिरुवनंतपुरम। ये प्रोजेक्ट किस स्कीम के अंतर्गत इंप्लीमेंट किया जा रहा है? तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एक्सपो विंग्स इंडिया 2024। तो एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 के बारे में कुछ स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है कि इसे इनॉग्रेट किया गया था बाय सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योति आदित्य सिंधिया। सेकेंड है, the event was organized by the Airport Authority of India in the collaboration with the Ministry and the FICCI. Third है, event is organized as Kempegowda International Airport, Bengaluru. And the theme of this expo is connecting India with the world in the अमृत काल। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है? तो बिल्कुल सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसे इनॉग्रेट किया था। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री और फिक्की ने ऑर्गेनाइज किया। कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु नहीं, हैदराबाद में इवेंट हुआ था। और कनेक्टिंग इंडिया विद द वर्ल्ड इन अमृत काल ये थीम है। मतलब तीसरा स्टेटमेंट गलत है, बाकी सारे सही हैं। तो ओनली 3 स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट गलत है, बाकी सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि भारत पर्व 23 से लेकर 31 ऑफ जनवरी के बीच में इसको आयोजित किया जा रहा है, ऑर्गेनाइज किया जा रहा है रेड फोर्ट में, दिल्ली में, बाय द विच मिनिस्ट्री। तो मिनिस्ट्री का नाम पूछा है, तो भारत पर्व ऑर्गेनाइज किया जा रहा है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। ठीक है, पर्यटन मंत्रालय।
In January 2024, Hardeep Singh Puri launched the first pilot project to make jet fuel from alcohol. Which city? In which city? तो फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च किया गया है पुणे में। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये 20 क्वेश्चंस थे। अब ये क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है यूपी गौरव सम्मान, और यूपी गौरव सम्मान 2 लोगों को दिया जाएगा। एक डॉक्टर ऋतु है जो कि साइंटिस्ट है, और एक है नवीन तिवारी। तो डॉक्टर ऋतु जो कि साइंटिस्ट हैं वो किस मिशन से एसोसिएटेड है? चंद्रयान 2, मंगलयान, चंद्रयान 3 या फिर आदित्य L1। आपको एक हिंट देती हूँ, एक मूवी बनी है उस पर भी इनको दिखाया गया है। ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे कि डॉक्टर ऋतु जो कि साइंटिस्ट हैं वो किस मिशन से एसोसिएटेड थी जिन्हें यूपी गवर्नमेंट का गौरव सम्मान दिया जा रहा है। डन। तो आपको अपना स्कोर मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। बाकी बातें हम सारी अपनी डेली करंट अफेयर्स में डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोग ने एंजॉय किया होगा। आज मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन का साइज इंक्रीज करके रखा हुआ है जिससे आपको पढ़ने की एक हैबिट भी बने और आप क्वेश्चन पेपर को डायरेक्टली मतलब लिंक कर सको कि कैसे क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेंगे अपकमिंग एग्जाम में। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।